हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो प्रीवियस चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को मैंने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि जो भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व हो जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं, जैसे अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों आप लोगों को शायद ये भी पता नहीं होगा अभी, मतलब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इन दोनों में अंतर क्या है। आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इस समीकरण को बैलेंस करिए, संतुलित करिए, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट होता है हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करें। आज बच्चे इतने कम कैसे रह गए? कहां चले गए सारे बच्चे आज? विकास है, उनको नोटिस में डाला गया। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने क्या करा, पानी में कुछ डाल दिया। जैसे मान लीजिए पानी में क्या डाल दिया, मान लीजिए आपने पानी में, पानी था आपके पास में, पानी में आपने डाल दिया सोडियम। ठीक है, मुझे नहीं पता पानी में सोडियम डालने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों मैंने देखा कि यार एक गैस निकली, एक गैस निकली, यानी कुछ एक नया पदार्थ बनाना। हो सकता है वो गैस हाइड्रोजन गैस हो, मुझे नहीं पता वो गैस कौन सी है, लेकिन ये बात क्लियर है कि सर एक गैस बनी, एक नई चीज कोई बनी है, मुझे नहीं पता कौन सी गैस बनी है। तो क्या आप लोग इसको केमिकल रिएक्शन बोलोगे क्या, कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो सर कैसे पता लगाए कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। देखो केमिकल रिएक्शन आप लोग किसको बोलते हो, जब आप लोगों के दोस्तों कुछ पदार्थ से आप लोगों के नए पदार्थ बनते हैं ना, तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे मान लो कोई पदार्थ था ए, इसको आपने मिलाया दूसरे पदार्थ के साथ में, बी के साथ में, तो दोस्तों कुछ आपका नया ही पदार्थ बन गया। तो क्या मैं इसको बोल दूं क्या एक केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया? बिल्कुल। जब भी आप लोगों का दोस्तों एक नया पदार्थ बनेगा, आप लोग बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब मिलाते हो ना, तो बनता है H2O, पानी बनता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक नया पदार्थ है ना। क्या यहां पर पहले पानी था? क्या नहीं था। क्या यहां पर पहले पानी था? क्या नहीं था। तो जब भी एक आपका नया पदार्थ बनेगा, आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे लेट जुड़े हैं क्योंकि उनको शायद 1:10 का ध्यान रह गया था, नोटिफिकेशन 1:10 का डला था। मैं वापस आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है ना। वापस मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आप लोगों का केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को हर शिफ्ट में इससे 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, हाँ मैं आपको बोल रहा हूं कि यार केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है।
दोस्तों जब भी कोई एक नया पदार्थ बनता है ना, आप लोग बोलोगे केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सर इसका कोई एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब मिलाते हो ना, तो क्या बनता है? आपका H2O बनता है। दोस्तों क्या ये एक नया पदार्थ है? क्या ये एक नया पदार्थ है क्या? हाँ सर, ये एक नया पदार्थ है। यहां पर H2O नहीं था, यहां पर भी H2O नहीं था, तो ये एक नया पदार्थ बनाना, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दोस्तों एक बहुत हमें ना जो डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस पर हम लोग नजर डालते हैं। जैसे आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग दूध को खुले में छोड़ दोगे, है ना, मतलब दूध को आपने रख के देख दिया, सुबह आप लोग देखोगे या गर्मी के दिनों में बात करेंगे, अगर आप लोग इवन 5-6 घंटे के बाद भी देखोगे ना, तो जो दूध होता है ना आप लोगों का, क्या वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है? क्या वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है क्या? बताओ। अरे हो जाता है क्या? दोस्तों पहले दूध खट्टा नहीं था, अब दूध खट्टा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब इसमें कुछ नया पदार्थ है। क्योंकि अगर वो पदार्थ पहले होता, आपको पहले भी खट्टा लगता, लेकिन पहले खट्टा नहीं लग रहा था, अब खट्टा लग रहा है। इसका तात्पर्य बस यही है कि सर इस दौरान जो 4-5 घंटे हमने रखा, इस दौरान एक नया पदार्थ बना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है? बताइए हाँ या ना। बिल्कुल सर हुई है। चलिए सर और हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोस्तों जब आप लोग किसी लोहे को या लोहे की कोई कील हो या लोहे का दोस्तों कोई बर्तन है, जब आप लोग इसको खुले में छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या दोस्तों कुछ समय बाद में आप देखोगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो कुछ ऐसा हो जाता है क्या? दोस्तों पहले तो ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा है। इसका मतलब ये कोई नया पदार्थ है, पहले जैसा नहीं है। यानी इसका मतलब यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों और हम लोग बात करते हैं, जो अंगूर होते हैं ना, अंगूर अगर आप लोग इसको काफी समय तक रख दोगे ना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वो सड़ जाएंगे, है ना। इसके लिए दोस्तों जब ये औद्योगिक स्तर पे जब काम किया जाता है, एक्चुअली इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। यानी आप फर्मेंटेशन को छोड़िए, आप लोग सिंपल सी बात रखिए, जब आप लोग अंगूर को कुछ समय के लिए रख देते हैं, 1 दिन 2 दिन को रखोगे, थोड़ा सड़ना स्टार्ट कर देते हैं ना वो। अब जब आप लोग खाओगे उसका स्वाद ही अलग आएगा। तो स्वाद अलग आ रहा है, इसका मतलब सर कोई नया पदार्थ बना है, क्योंकि ये स्वाद पहले तो नहीं आ रहा था जब अंगूर फ्रेश थे। इसका अब आ रहा है, इसका मतलब अब अंगूर में कुछ नया पदार्थ बना है। तो दोस्तों जब भी कोई नया पदार्थ बनता है, आप लोग क्या बोलते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए सर कुछ और एग्जांपल की बात करें। दोस्तों जब भी आप लोग भोजन पकाते हो, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया। सर कैसे पता पड़ा? देखिए आपने क्या बनाया, दाल डाला, मतलब आप मान लो हल्दी डाल रहे हो, मिर्ची डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, तो बहुत सारे पदार्थ आप लोग मिला रहे हो, उससे आपको कुछ नया ही चीज मिली। तो आप लोगों के दोस्तों वहां पर भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए, जो भी आप लोग भोजन करते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, जब प्रोटीन आप लोग खाते हो ना, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, पाचन होता है, तो इससे आपको क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं। दोस्तों ये कोई नया पदार्थ बन गया ना, पहले नहीं था। तो आप लोग बोलोगे कि सर डाइजेशन के दौरान भी क्या होती है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दोस्तों इवन मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में जाती है दोस्तों, इस दौरान भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है। तो यार केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में इतनी केमिकल रिएक्शन होती है ना, जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारी होती है, बहुत सारी। कितनी होती है सर? लाखों करोड़ों होती है। तो सर हमको क्या सबके बारे में समझना पड़ेगा क्या? नहीं समझना पड़ेगा। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, ज्योग्राफी है, क्या ज्योग्राफी आप लोग पढ़ ली क्या? हाँ सर पढ़ ली, 2 महीने में पूरी कर ली। सर 15 दिन में पूरी कर ली, 1 महीने में पूरी कर ली। ज्योग्राफी दोस्तों इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि दोस्तों हमारा पूरा जीवन भी निकल जाए ना, तब भी हम लोग ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़ सकते।
लेकिन आप कैसे बोल दिए कि मैंने पढ़ ली, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आता है उतना आपका आराम से 1-1.5 महीने में हो जाता है, समझ रहे हो। तो सिमिलरली हमको भी उन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। अब अगेन ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमको कौन सा पता कि हमारे एग्जाम में कौन सी पूछी जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा किसको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन दी गई है हर एक को आपको समझना है, हर एक से ही आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चले आगे आ जाओ, चलिए बात करते हैं। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई। दोस्तों कुछ हम लोग एक्टिविटी करें क्या, क्योंकि इन एक्टिविटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटी दी गई है, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए दोस्तों हम एक एक चीज कवर करेंगे, टेंशन मत लो। दोस्तों आप लोग एक चीज देखना, जैसे लोहा है, लोहे की एक छोटी पतली पट्टी ले सकते हो क्या आप, छोटा टुकड़ा ले सकते हो क्या? अरे लोहे का हाथ में छोटा टुकड़ा ले सकते हो क्या? बिल्कुल सर ले सकता हूं। जैसे लोहे का टुकड़ा ले सकते हो, सोने का टुकड़ा ले सकते हो, चांदी का टुकड़ा ले सकते हो, तो वो टुकड़ा आपको नहीं लेना, आपको टुकड़ा लेना है किसका, मैग्नीशियम का। सर ये मैग्नीशियम क्या है? जैसे आप लोगों का लोहा, चांदी, सोना, तांबा जैसे ये मेटल है, वैसे ही मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है। तो आपने क्या लिया, मैग्नीशियम का एक रिबन लिया। रिबन, सर रिबन का मतलब, अरे रिबन का मतलब कुछ भी नहीं है, एक पट्टी मान लो देसी भाषा में, ठीक है। मैग्नीशियम की आपने क्या ली, एक पट्टी ली। अब आपने क्या करा, इस पट्टी को किस पे लेकर आए दोस्तों, एक फ्लेम, मतलब इसको जलाया आपने। इसको क्या करा आपने, जलाया। दोस्तों आप लोग क्या देखते हो, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर नीचे एक प्लेट रखी हुई है, रखी हुई है क्या? तो आप लोग क्या देखते हो दोस्तों, जब आप लोग इसको जलाते हो ना, तो इधर व्हाइट कलर का कुछ पाउडर बन जाता है। मैं इधर ब्लू कलर से बना रहा हूं जिससे आप लोगों को दिखे, इधर थोड़ा सा पाउडर आप लोगों का आ जाता है। इसका पहले तो दोस्तों पाउडर था नहीं, अब पाउडर आ गया, यानी कुछ ना कुछ बना है, कुछ नया पदार्थ बना है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दोस्तों समझ गए क्या, समझ गए क्या? आप बोलते नहीं हो दोस्तों, क्लियर है क्या? ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जब आप लोगों ने इधर देख ही लिया कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुई है, तो हुआ क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। और इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जब भी आप लोग मैग्नीशियम को जलाओगे ना, तो आप लोगों को पूछा जाता है कि ये कौन सी कलर की फ्लेम के साथ में जलता है। मतलब काली फ्लेम, नील, भाई किसी चीज को जलाओगे धुआं निकलता है ना, कहीं पर काला धुआं निकलता है, कहीं पर दोस्तों पीला धुआं निकलता है, कहीं पर नीला धुआं निकलता है। तो जब आप लोग मैग्नीशियम को जब जला रहे हो तो कौन सी कलर की फ्लेम निकल रही है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आप लोगों से ये पूछा जाता है, यार ये जो पाउडर बना एक्चुअली में पाउडर है क्या, ये पाउडर है क्या, किसका पाउडर है ये, ठीक है। चलिए एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर, हालांकि आप लोग आगे कई बार आपने पहले सुनी होगी, जब भी किसी चीज को आप लोग जब जलाते हो ना, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल ही नहीं सकती। एक काम करो दोस्तों, आपका कमरा है, इस कमरे में क्या है, एयर है ना, वैक्यूम क्लीनर से पूरी एयर को बाहर निकाल लो, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दो। वैक्यूम का, अरे यार ये राज जी सर मैं आपकी जनरल साइंस बुक पढ़ ली, आपकी पूरी याद नहीं हो पा रही, कुछ हेल्प करो। तो मैं क्या करूं, याद नहीं हो रहा तो इधर पढ़ो यार। राज जी हर कोई बोलता है, मैं भी बोलता हूं, याद करने का तरीका सिर्फ इतना है, बार बार रिवाइज करना। और अभी आप लोग सब भूलो, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल इस पर ध्यान दो, बस इतना सा आप लोगों को पढ़ना है, इतना सा याद करना है। बाकी पता नहीं कि सर मेरे से वो बुक याद नहीं हो रही, वो बुक सब छोड़ो, सब छोड़ो। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ लिया, सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 20 में से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे बस। लेकिन इधर पढ़ो आप लोग, है ना। आ जाओ, हाँ मैं क्या बोल रहा था भुलवा दिया यार। हाँ कि एक कमरा है, इस कमरे में जो भी एयर है ना उसको आप लोग बाहर निकाल लो। दोस्तों इस एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो जब आप लोग एयर को बाहर निकाल लोगे तो इसका मतलब अब आपके कमरे में कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। एक काम करो, लकड़ी लेकर आओ, लकड़ी को जलाओ, जल गई तो बता देना, जल ही नहीं पाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। समझ में आ गया। तो सर अगर हम लोग इसको जला रहे हैं तो इसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल दोस्तों। इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी उसका यूज हुआ है यहां पर। तो एक्चुअली में होता क्या है यहां पर, मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला, ठीक है,
तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सर यहां पर ये जो श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का जो ये पाउडर बना, जो चूरा बना, वो एक्चुअली में क्या था, तो आप लोग बोलोगे वो जो बनाना आप लोगों का वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, है ना। आप लोग देखो डायग्राम में भी देख पा रहे हो, जो चूरा बनता है ना ये व्हाइट कलर का, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है ये एक्चुअली में है क्या दोस्तों, ये एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो आप लोगों की लो है, जब इसको जलाते हैं, ये जो लो होती है, जो फ्लेम होती है, कौन सी कलर की होती है, तो ध्यान रखेंगे आप लोगों की चमकदार श्वेत लो, बिल्कुल आप लोगों की व्हाइट डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट कलर की फ्लेम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि सर यहां पर रिएक्शन हुई क्योंकि एक नया पदार्थ बना है। चलिए दोस्तों, एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है आप लोगों को एनसीईआरटी में। क्या दी गई है, आप लोग क्या कर रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पदार्थ लो, कौन सा लेना है आप लोगों को, लेड नाइट्रेट लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों अमोनिया एक पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड एक पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड एक पदार्थ है, वैसे ही दोस्तों लेड नाइट्रेट भी क्या है, एक पदार्थ है। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई। अब आपने क्या करा, इसमें एक आप दूसरा पदार्थ डाल रहे हो, कौन सा डाल रहे हो, इसमें ये जो डाल रहे हो वो आप लोग डाल रहे हो पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हो। दोस्तों जैसे ही आपने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला ना, देखो ध्यान से देखो एक चीज, ये कैसा था, ये कैसा कलर का था, लिक्विड स्टेट में था सर, कलरलेस था। इसमें जो दूसरी चीज डाल रहे हो क्या उसका कलर पीला है क्या, नहीं सर उसका भी कलर पीला नहीं है। लेकिन जब आपने इसमें इसको मिलाया तो आपको यहां पर देख पा रहे हो पीले कलर का कुछ बन गया। क्या बन गया, पीले कलर का कुछ बन गया। दोस्तों ना ये पीला था ना ये पीला था, इसका मतलब क्या कुछ नया पदार्थ बना है क्या, बोलो हां या ना। अरे जरूर नया पदार्थ बना होगा, उसका रंग होगा पीला। यहां पर पीला कलर था ही नहीं, यहां पर पीला आ गया, इसका मतलब सर कोई नया पदार्थ बना है। और जब भी कोई नया पदार्थ बनता है आप लोग बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बात सही है क्या, बात सही है क्या। अब हुआ क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, बस हमको ये, हम बस इतना सा बोल सकते हैं सर यहां पर एक रिएक्शन हुई है, अभिक्रिया हुई है। और देखे क्या, आ जाओ चलो सर और देखते हैं, एक एक्टिविटी और देखते हैं। दोस्तों एक काम करिए, हमने क्या करा, ये एक क्या करा, एक फ्लास्क लिया, क्या लिया, एक फ्लास्क ले लिया, और इसके अंदर किसके दाने डाले, सोडियम के नहीं, सोने के नहीं, चांदी के नहीं, कॉपर के नहीं, आपने दाने डाले जिंक के। जिंक के आपने क्या डाले दोस्तों, दाने डाले, दाने, ठीक है। सर ये जिंक क्या है, जैसे दोस्तों गोल्ड एक मेटल है, आपका कॉपर एक मेटल है, चांदी एक मेटल है, लोहा एक मेटल है, जिंक भी आपका क्या है, मेटल है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इसमें ये जो आपके पास में जो जिंक था इसमें क्या मिला दिया आपने, एक एसिड मिला दिया। सर उस एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक में आपने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों आप लोग यहां पर देखते हो गैस निकलती हुई आपको नजर आती है, एक गैस निकलती हुई नजर आ रही है। पहले तो गैस थी नहीं, जो जिंक था वो आपका ठोस अवस्था में था, सल्फ्यूरिक एसिड आपका तरल अवस्था में था। तो ये गैस बनी वो एक्चुअल में है क्या, ये जिंक की गैस नहीं हो सकती, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ यहां पर नया ही पदार्थ बना है। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर भी रिएक्शन हुई है, यहां पर भी अभिक्रिया हुई है। दोस्तों समझ में आ गई क्या, आप ये बस ये बता दो रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, ये रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, बस ये बता दो आप। जब भी कोई नया पदार्थ बनता है आप लोग यहां पर देख पा रहे हो यार गैस बनी है, यानी कोई नई चीज बनी है यहां पर, तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर रिएक्शन हुई है, अभिक्रिया हुई है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, आ गई बात समझ में, आ जाओ। अब दोस्तों आपको जो मैंने अभी पिछली 3 एक्टिविटी बताई, पहली एक्टिविटी कौन सी थी सर, मैग्नीशियम रिबन को जलाना। दूसरी एक्टिविटी क्या थी, आपने लेड नाइट्रेट में क्या डाला था, पोटेशियम आयोडाइड डाला था। तीसरी एक्टिविटी क्या थी, आपने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। और तीनों ही एक्टिविटी को आपने बोला कि सर यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब एक चीज मुझे बताओ, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, आप किस बात से ये बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई है। सर एक नया पदार्थ बनता है ना, तो मैं बोलता हूं इसको केमिकल रिएक्शन हुई है।
लेकिन दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन में आपको और भी चीज देखने को मिलेगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो और भी चीजें होती है सर। जैसे बताओ, जैसे दोस्तों चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। सर कैसे पता पड़ा? जैसे देखो आपने जो जिंक डाला था वो ठोस अवस्था में था, दाने थे इसके ठोस अवस्था में, और सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने डाला था वो लिक्विड स्टेट में था, तरल अवस्था में था, लेकिन क्या बन गई? गैस बन गई। तो हमारे पास में केवल ठोस अवस्था थी, तरल अवस्था थी, अब एक नई अवस्था बन गई ना। तो दोस्तों अवस्था में भी परिवर्तन होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है दोस्तों कलर। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो आपको कलर में भी चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे दूसरी एक्टिविटी आपने देखी है ना, उसमें कलर चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या जब भी आपके कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दोस्तों हो सकता है वहां पर कोई गैस का भी इवोल्यूशन हो सकता है कोई गैस भी बन जाए। ये कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन में आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है दोस्तों। और बताऊं आप लोगों को, हो सकता है दोस्तों टेम्परेचर में भी चेंज हो जाए। जैसे मान लो आपने क्या करा, ये एक आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने कोई दो पदार्थ मिलाए, मान लो कोई रिएक्शन हुई, तो कई बार आप लोग देखते हो ये फ्लास्क है ना, फ्लास्क की काफी गर्म हो जाता है। यानी कोई रिएक्शन में सर ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज हो जाए। इतनी सी बात क्लियर है, समझ में आ गई तो यस बोल दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का इस बार ग्रुप डे 2022 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण है? विच वन ऑफ दीज इज अ करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर किसी केमिकल रिएक्शन में ये भी चीज देखने को मिल सकती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। ठीक है, और ये मैंने भी आपको जस्ट पिछले एग्जांपल में बताया। चले आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। सर ये क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जने इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं और अंतर ही समझ में नहीं पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या आप लोगों का डिफरेंस है। दोस्तों अभी एक चीज मुझे बताओ, जैसे आपने क्या करा, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, और मान लो चलो कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ चलो, जिंक में आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया दोस्तों, उससे क्या बना? मान लो हाइड्रोजन गैस निकली उससे। अब इसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्या? जिंक में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे हिंदी में लिखोगे क्या? या आप लोग इंग्लिश में लिखोगे क्या? नहीं। चलो मान लो आपने ऐसा भी लिख दिया कि भाई जिंक का सिंबल ये होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये होता है, ठीक है, और इससे मान लो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी, मान लो ऐसे भी आपने लिख दिया। लेकिन दोस्तों ऐसे लिखने से कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल, ऐसे लिखने से बहुत फायदा है। एक्चुअली में आप लोग बता दोगे सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है? सामने दिख रहा है कि यार ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों इस इक्वेशन को बैलेंस भी करने ध्यान रखिए, है ना, अभी मैं समझाऊंगा बैलेंसिंग करना। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं कि x प्लस वाई बराबर 4 है, तो 2x प्लस 2y बराबर क्या होगा? सर 8 होगा। सिंपल गणित लग रही है। सिमिलर दोस्तों आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है, ऐसा तो है नहीं कि द्रव्यमान जो होता है ना वो नष्ट हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। कुल मिला के अगर ये 100 ग्राम है तो ये भी 100 ग्राम ही होगा ना, ये तो फिक्स है। कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड के 2 यूज हो रहे हो, 3 यूज हो रहे हो, है ना, तो वो आप लोगों को मतलब केमिकल इक्वेशन लिखोगे ना तब आप लोगों को एग्जैक्टली पता पड़ेगा कि रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कितनी क्वांटिटी जिंक की यूज हो रही है, कितनी क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड की यूज हो रही है। आई होप जो मैंने बताया है वो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे चलो ये मैंने आपको बताया था, अभी पहली मैंने एक्टिविटी करके बताई आपको कि जब आप लोग मैग्नीशियम को जलाते हो ना तो आपको इधर एक पाउडर मिल गया। वो पाउडर किसका था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। लेकिन दोस्तों इसको आप लोग कागज में कैसे लिखोगे? मैं क्या बार बार तो इतना बड़ा डायग्राम नहीं दिखा सकता कि देखो इधर एक व्हाइट कलर का चूरन मिल गया, है ना, बार बार। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या है? केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। आई बात समझ में या नहीं आई? बताओ, आई? जैसे ये जो आप लोगों की एक रिएक्शन हुई, ये एक जो अभिक्रिया हुई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं? आ जाओ मैं आपको बताता हूं।
मैं बोलूंगा कि मेरे पास में मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को मैंने जलाया तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की मदद लगेगी, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़े आपस में और इससे आपको क्या मिला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो दोस्तों ये आपका लिखने का तरीका है। सही बात है क्या? ये सही बात है क्या? बार बार मैं डायग्राम तो लेके नहीं आऊंगा। तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि देखो सर ये तरीका है लिखने का, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, तरीका ये भी सही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO2 होता है या MgO होता है या Mg2O होता है। सर मुझे तो पता ही नहीं। तो एक्चुअली में यहां पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे ना, तब आपको एग्जैक्ट पता पड़ेगा कि भाई रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, क्या हो रही है। क्या बात आपको मेरी समझ में आ रही है क्या? तो सही तरीका ये भी नहीं है, ठीक है। तो फिर सर सही तरीका क्या है, एक्चुअली में सही इक्वेशन क्या है, सही समीकरण क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। इससे पहले बस एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोस्तों अभिक्रिया में दो चीज है, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ये तो हो गया अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया के बाद में जो आपको नई चीज मिली उसे आप लोग बोलोगे प्रोडक्ट यानी उत्पाद। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये दोनों की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्टेंट अभिकारक कौन है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, चलो सर आ जाओ। अब सर मुझे एक चीज बताओ आप, ठीक है दोस्तों, किसी ने ग्रुप डी 2022 का पेपर देखा है क्या? हाँ या ना करो अगर किसी ने देखा है तो। जब तुम थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, देखा है क्या? बताओ इस बार ग्रुप डी में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण में ये जो तीर हम लोग लगाते हैं ना, इसका जो हेड है, इसका जो सिर है, वो किसकी तरफ होता है? ऑप्शन ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं आज लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। तो ओम प्रकाश जी आपको सब रिकॉर्डेड लगेगा, आज नहीं आपको जीवन भर लगेगा, ठीक है। ये जो कमेंट कर रहे हो ना, ये जब रिजल्ट आ जाएगा ना तब भी तुम्हें लगेगा कि सर आज लग रहा है, उस दिन पढ़ लेता मैं। ये देखो देखो ओम प्रकाश को देखो, देखो इस ओम प्रकाश को देखो, देखो पागल हो गया, एक ही कमेंट करता जा रहा। अब बताओ कैसे हुआ सिलेक्शन, आप बताओ, खुद बताओ, खुद दिमाग लगाओ। मैं पागल हो गया आपको बोलते बोलते कि दोस्तों पढ़ो, इधर ध्यान लगाओ, सिलेक्शन उसी से होगा, फालतू की बातें मत करो। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ, सिलेक्शन ऐसे होगा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मेरे का रिकॉर्डेड क्लास लग रही है आज की, ठीक है। हाँ दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो ये तीर एरो का जो हेड है, इसका जो सिर है, वो हमेशा प्रोडक्ट यानी उत्पाद की तरफ होगा, और जो इसकी पूंछ होगी वो किसकी तरफ होगी, रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये चीज मैं आप लोग को ध्यान लगा दूं कि जब भी आप लोग को इक्वेशन लिखोगे, समीकरण लिखोगे, तो उनके बीच में क्या लगाओगे आप लोग, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद के बीच में आप लोगों को एरो का यूज करना है। दोस्तों एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी है, अगर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा है, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हो आपके पास में दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है, तो हमेशा अगर दो या दो से ज्यादा आप लोगों के रिएक्टेंट होते हैं तो उनका यूज करने के लिए आप लोग उन सबको दर्शाने के लिए बीच में आप लोग प्लस लगाओगे। सिमिलरली दोस्तों प्रोडक्ट में अगर मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में कुछ और बनता ना, तो उसको भी आप लोग प्लस लगा के वहां पर साथ में लगा देते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आप देखो, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है। दोस्तों एरो का जो हेड होगा ना, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा किसकी तरफ इशारा करेगा, इसका जो सिर होगा वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद की तरफ इशारा करेगा। तो चलो अब हम लोग लिखना सीखे कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। बिल्कुल सर बताइए। देखो देखिए दोस्तों दो तरीके हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो शब्द जो आप लोग लिख रहे हो ना, ये कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो शब्दों की जगह आप लोगों को किसका यूज रखना है, रासायनिक फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले का यूज करना है, रासायनिक सूत्र का यूज करना है। इससे चीजें और आसान हो जाएगी। सर कैसे आसान हो जाएगी, अगर मैं सिंपली लिखूं इसको, मैग्नीशियम को आपको पता है ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन आपको पता है डाई एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है, अकेला रह ही नहीं सकता। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आप लोगों का जुड़ा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है।
तो ये इसका लिखने का सही तरीका है। दोस्तों अभी मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, चलो अभी मैं बता देता हूं। दोस्तों क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं क्या, यानी इनके बीच में कोई बॉन्ड भी होगा? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, सर ये MgO2 होगा या Mg2O होगा, ऐसे दिक्कत आती है क्या आपको? दिक्कत आती है क्या? जब भी ऐसा डाउट हो ना, आप लोग बताओ क्या करो, बता दो क्या? आ जाओ दोस्तों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर 12 होता है। इसका मतलब क्या ये है क्या, मैग्नीशियम के एक एटम में, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12 है। दोस्तों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12। ये बात सही है क्या? आपको पता है किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 लगाते हैं, दूसरे में 8 लगाते हैं, तीसरे में बचे हुए 2 रह जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करूं जाए, इसका एटॉमिक नंबर सर 8 है। इसके एटम में, इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 8, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन भी 8। पहली कक्षा में 2, बचे हुए 6, अगली कक्षा में चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? मैग्नीशियम क्या चाहता है कि मेरे कैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए जिससे इसके भाइतम कोश में 8 हो जाए। ऑक्सीजन क्या चाहता है कि मेरे पास कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए जिससे मेरे भाइतम कोश में 8 हो जाए। तो मैग्नीशियम को देने हैं 2, ऑक्सीजन को 2 लेने हैं। तो मैग्नीशियम बोलेगा भाई ऑक्सीजन अपन दोनों मिल जाते हैं ना, तेरे को 2 चाहिए, मुझे 2 देने हैं, तो मेरे 2 तू ले ले, तेरा भी काम मेरा भी काम। तो मैग्नीशियम को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 1 ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को कितने मैग्नीशियम की जरूरत है? 1 मैग्नीशियम की। इसीलिए दोस्तों आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये बनता है। समझ में आ गया क्यों बना? आ गई बात समझ में? ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, जैसे आपने यहां पर लिख दी कि भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है ना, किसको रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को, एक रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? आज अब आ जाओ दोस्तों, सारा का सारा ध्यान आप लोग इस केमिकल इक्वेशन में पे रखो। क्या इसमें कोई कमी है क्या? इसमें कमी है क्या? कोई कमी है क्या? चलो दोस्तों इसमें कमी ढूंढते हैं। हमने तो बोल दिया कि भैया हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। कमी दोस्तों ये है कि यहां पर मैग्नीशियम कितना था? 1 था। मान लो मैग्नीशियम का 1 एटम था, मैग्नीशियम का 1 एटम था, 1 एटम था। ठीक है दोस्तों, यहां पर O2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, अणु है। अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। यानी यहां पर टोटल ऑक्सीजन के परमाणु कितने थे दोस्तों? 2 परमाणु थे। दोस्तों जब एक एटम में 2 एटम मिलाओगे तो टोटल कितने एटम बनेंगे? कितने बनेंगे? चलो ये भी छोड़ो दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास में 2 हरी बॉल थी, 2 पीली बॉल थी। जब मैंने इनको आपस में मिक्स कर दिया, अब टोटल हरी बॉल अब कितनी रहेगी बताओ? टोटल हरी बॉल कितनी रहेगी? अरे मेरे पास में 2 हरी बॉल थी, ग्रीन कलर की बॉल थी, 2 येलो कलर की बॉल थी। मैंने इनको आपस में मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ ग्रीन कलर की बॉल कितनी हो जाएगी? सर 2 ही रहेगी। बताओ येलो कलर की बॉल कितनी हो जाएगी? सर 2 ही रहेगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर लेफ्ट में मैग्नीशियम की 1 बॉल थी, 1 एटम था, तो राइट में भी कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए ना? बताओ। सिमिलरली जैसे यहां पर ऑक्सीजन की 2 बॉल थी, ऑक्सीजन के 2 एटम थे, वैसे ही राइट में 2 होने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, राइट में मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। मैग्नीशियम का तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन ऑक्सीजन का इसने सही नहीं बनाया। तो दोस्तों ये एक सही, मतलब इसमें कुछ हमको चेंज करने की जरूरत है। ये बात आपको समझ में आ गई? और जो आपको चेंज करना है, बेसिकली आपको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है, इसको संतुलित करना है। अरे दोस्तों मजा आ रहा है क्या? बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं ना? आ रहे ना? ऐसे प्यार से पढ़ पढ़ के कब आप लोगों की साइंस दिमाग में घुस जाएगी ना, पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? सब मेरे पे छोड़ दो। तो आप लोगों को क्या करना है, जो अभी मैंने आपको बताया वो मैंने यहां पर लिख दिया है। बेसिकली हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप लोगों को एटम की काउंटिंग करनी है। जैसे हमने करी, मैग्नीशियम की लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है। ठीक है सर।
लेफ्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट में एक ही है ना, तो इसे काउंटिंग करनी है, और अगर जब तक बराबर नहीं है ना तब तक कोई दिक्कत है, हमने इक्वेशन सही नहीं लिखी है। तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड बराबर नहीं है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस। इसको हम लोग एक अनबैलेंस यानी एक असंतुलित समीकरण बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, ये असंतुलित क्यों है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल लूं क्या दोस्तों? आपको मैंने कई बार बताया, कोई भी रिएक्शन हो ना, इसमें मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा। सर इसका मतलब जितना द्रव्यमान पहले था, अभिकारकों का जितना द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद करेगा, जितना रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा। अगर ये टोटल मिला के अगर ये 100 ग्राम था तो ये भी 100 ग्राम रहेगा। अब मुझे एक कॉमन सेंस बताओ, जैसे मान लो मैग्नीशियम की एक बॉल है 40 ग्राम की, एक एग्जांपल समझ रहे कुछ भी ना, 40 ग्राम की। ऑक्सीजन की एक बॉल है 10 ग्राम की मान लो, तो लेफ्ट में टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? 40 + 50 + 10, टोटल लेफ्ट में हो गया 60 ग्राम। तो कायदे से राइट में भी 60 ग्राम होना चाहिए। तो मैग्नीशियम की बॉल थी 40 ग्राम की, ऑक्सीजन की थी 10 की, ये तो आपका 50 ही हो रहा है, होना चाहिए था 60, यानी ये अनबैलेंस है, असंतुलित है। तो हम लोग क्यों एटम्स की संख्या बराबर कर रहे हैं? जिससे द्रव्यमान का संरक्षण वाला जो नियम है वो आप लोगों का जस्टिफाई करे, वरना वो गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास में कोई बुक है क्या जिसमें रेलवे के प्रीवियस हो क्वेश्चन हो साइंस के? अगर हो उसमें देखना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। एएलपी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन में पूछा गया था, बताइए स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? और दोस्तों बच्चे पागल हो गए, बोले स्केलेटल, यार ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है या ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है? आइए दोस्तों, ये केमिस्ट्री का, ये मैं समझाता हूं आपको स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलते हैं। दोस्तों ऐसी रिएक्शन जो अनबैलेंस हो, असंतुलित हो, ढांचा है तो पूरा, तो सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसके लिए आपने इक्वेशन बनाई ये, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, ढांचा है, अभी तो ढांचा है, अभी तो ढांचा तैयार किया है आपने। तो इसी इक्वेशन को आप लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जब आपने मैग्नीशियम को जलाया तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन जो आपने लिखी ना, दैट इज द स्केलेटल। ये स्केलेटल है क्योंकि अनबैलेंस में ढांचा है अभी, तो अब इसमें देख के सही करेंगे इसको। अरे आ गई क्या बात समझ में? आ गई? मजा आ रहा है? आ जाओ। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटी चीज बताऊं, जैसे अभी 1-2 बच्चे बोलते हैं सर आप मोटिवेट नहीं करते। यार दोस्तों मैं मोटिवेट कर दूंगा, रोज मोटिवेट कर दूंगा, टेंशन मत लो आप, हैं? लेकिन आपको मैं एक चीज पे हमेशा ध्यान फोकस कराने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने आपको आज मोटिवेट कर दिया, कोई बात नहीं, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कभी आपने देखा है कि कोई मूवी देखकर आप लोग मोटिवेट हो गए और पूरे जिंदगी भर या 5 साल मोटिवेट रहे या 2 साल मोटिवेट रहे? इवन दोस्तों अभी आपने मूवी देखी होगी 12th फेल, जो काफी अच्छी मूवी है दोस्तों, वो भी मेरे को लगता है 3 से 4 दिन के से ज्यादा आप लोगों के लिए मोटिवेशन रुका होगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, अगर मैं भी किसी चीज को लेकर मोटिवेट हो जाता हूं कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शायद मैं भी 2 दिन बाद फिर वापस वो, तो फिर सर क्या चीज सस्टेनेबल है? सर मुझे ये बताइए। दोस्तों ध्यान रखिए, सस्टेनेबल केवल एक ही चीज है जीवन में, वो है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। दोस्तों आप लोग अनुशासित रहिए। मोटिवेशन क्या है? जस्ट आप लोगों को है ना अच्छा लगना है। मतलब आप पढ़ाई तब करोगे जब आपको अच्छा लगेगा, और दोस्तों अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो काम नहीं करोगे क्या आप लोग? मुझे एक चीज बताओ, आपको फ्रूट्स खाना अच्छे नहीं लगते, तो अगर आप उसको नहीं खा रहे हो तो नुकसान किसका है? एक तरफ आप लोग सोच रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं नहीं खाता सर, लेकिन नुकसान किसका? आप टेक्निकली सोच के बताओ, वो आपका नुकसान है। बॉडी में कितनी सारे मिनरल्स की कमी हो जाएगी, फिर फालतू में जो फ्रूट आपके महीने में 1000 के 1200 को आते थे, उसी के चक्कर में फिर महीने में लास्ट में अंत में 3000 की 4000 की दवाइयां खाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको चीज पता है जीवन में क्या चीज सही है क्या चीज बुरी है, ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी है। तो जब ये जरूरी है, ये चीज आपको पता है, तो दोस्तों आप लोगों को रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, एक एक सीढ़ी। कभी भी दोस्तों जीवन में एक बार में छलांग नहीं लगाई जाती,
एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी। और जो मोटिवेशन वाले बोल रहे हैं ना, उनके बताता हूं, उनका ये होता है आ आ, ये हो गई, इनका हो गया काम ये। तो हमको इस पे रहना, ठीक है। आ जाओ, चले आगे। और दोस्तों बहुत सारे टीचर, रेलवे की जब भर्ती आती है ना तो पागल हो जाते हैं। पागल कैसे हो जाते हैं? पिछले 2-3 साल से कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम से पढ़ाना ही स्टार्ट कर देता है। मैं आप लोगों को बताऊं, वो सिलेक्शन नहीं दिलाने वाले, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को हर एक चीज डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। विश्वास नहीं है 2022 का उठा के देख लेना, इससे ज्यादा तो मैं आप लोग क्या बोलूं, ठीक है। चले आगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है। चलिए चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे चलते हैं यार, बहुत सारी चीजें बाकी है अभी तो। चलो आ जाओ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग बैलेंसिंग के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको जस्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये फिक्स है। जब भी कोई अभिक्रिया होगी, जितने आप लोगों के रिएक्टेंट होते हैं, जितने आपके अभिकारक होते हैं, उतने ही आप लोगों का प्रोडक्ट का द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों का जस्टिफाई हो। तो कुल मिला के हम लोगों को क्या करना है, जो नंबर ऑफ एटम है हर एलिमेंट के, जैसे पिछले वाली इक्वेशन में चाहे मैग्नीशियम का हो चाहे ऑक्सीजन के हो, इनके दोनों लेफ्ट में मैग्नीशियम के जितने एटम थे, राइट में भी मैग्नीशियम के उतने ही एटम होने चाहिए। लेफ्ट में ऑक्सीजन के जितने एटम है, राइट में भी उतने ही एटम होने चाहिए। चलो आ जाओ, चलो अब आ जाओ। अब सर कैसे बैलेंस करें मुझे ये बताओ। दोस्तों मैंने एक एक्टिविटी बताई थी, एक तो 1.1 वाली, सबसे पहली वाली 1.1 पहली वाली को बोल रहे हैं, जिसमें मैग्नीशियम को जलाया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दोस्तों एक 1.2 वाली कौन सी थी, लेड नाइट्रेट में बनाया था, पीले कलर का बन गया था। और एक्टिविटी नंबर 3 थी, आपने जिंक के दानों में सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, याद है क्या आप लोगों को? ठीक है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। आप अरे यार भूल गए क्या दोस्तों कि आपने क्या करा था? दोस्तों एक्चुअली में जिंक के दाने थे, है ना, उसमें आप लोगों ने क्या मिलाया था, सल्फ्यूरिक एसिड आपने मिलाया था। और एक्चुअली में बना क्या था, जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस आपके बनी थी। लेकिन क्या ये सही तरीका है क्या लिखने का? नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप इनका फॉर्मूला लिखोगे तो वो बेटर है। तो आप लोगों को क्या, ये तो एक वर्ड इक्वेशन हो गई, हम लोगों को एक पूरा क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो आपने लिख दिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से आपको ये मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? बस मुझे ये बता दो, मुझे कुछ नहीं जानना, क्या ये बैलेंस है क्या, बस मुझे ये बता दो, क्या ये बैलेंस है क्या? दोस्तों हर एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है इस रिएक्शन में, एक तो जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। मुझे ये बताओ, यहां पर मैंने लेफ्ट लिख दिया, यहां पर मैंने राइट लिख दिया। मुझे ये बताओ जिंक के लेफ्ट में टोटल कितने एटम है? एक एटम है। राइट में कितना है? राइट में सर एक है, ठीक है। हाइड्रोजन के लेफ्ट में टोटल कितने एटम है? दो है, मैंने लिख दिया इधर दो। राइट में टोटल कितने हैं सर? दो है, लिख दिया दो, बहुत बढ़िया। सल्फर के लेफ्ट में कितने हैं सर? एक है। राइट में कितना है? एक है, तो लेफ्ट में भी एक, राइट में भी एक। ऑक्सीजन लेफ्ट में टोटल कितने एटम है? 4 एटम है। राइट में कितने हैं सर? यहां पर भी 4 है। तो यार मेरे हिसाब से तो ये जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है बिल्कुल बैलेंस है, संतुलित है। आपको भी क्या ऐसा लगता है क्या? अगर नहीं लगता है तो देख लो, मैंने करके बता दिया बैलेंस है, ठीक है। आ जाओ, क्लियर है? तो अगर आपको देखना है कि बैलेंस है या नहीं है तो 100% बैलेंस है। जिंक के लेफ्ट में देखोगे एक एटम था, राइट में भी एक। हाइड्रोजन का लेफ्ट में दो, राइट में भी दो। सल्फर का लेफ्ट में एक, राइट में भी एक। ऑक्सीजन का लेफ्ट में 4, राइट में भी 4, ठीक है। तो दोस्तों दोनों साइड बराबर है, तो आप लोग बोलोगे यस सर दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण। दोस्तों एक मुझे बताओ, स्लाइड की डिजाइन कैसे लगती है तुम्हें? अच्छी लगती है क्या? अरे अच्छी लगती है क्या? अरे अच्छी लगती है क्या यार? कभी तो तारीफ कर दिया करो सर, आज गुस्सा करते हो मेरे पे। कभी तो प्यार से बोले सर आप बहुत अच्छे हो, कभी नहीं बस गुस्सा करते हो मेरे पे। ठीक है चले आगे, चले, बहुत बढ़िया, ठीक है आ जाओ। चलो दोस्तों एक इक्वेशन मैं आपको देता हूं,
आप उसमें क्या करना, बैलेंस करने की कोशिश करना। मैंने एक बताया आपको कि यार ये Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का होता है। मैं आपको बोल रहा हूं जब आयरन की रिएक्शन करवाई आपने वाटर से, ठीक है, तो आपका ये बना क्या, बस मुझे ये बताओ ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या नहीं है, आप ये बताओ, आप प्लीज बताओ, है ना, ध्यान से आप लोग देख के बताओ क्या ये बैलेंस है या नहीं है, जल्दी टाइम लो अपना। अरे यार एक बार में बोल दो नहीं है। लेफ्ट में आयरन के कितना एटम है, एक एटम है, राइट में 3 है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सब बराबर होने चाहिए, आयरन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। कहां आप लोग बोलो कि सर देखो हाइड्रोजन के 2 है और इधर भी हाइड्रोजन के 2 है राइट में, अरे केवल हाइड्रोजन से फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे आप लोगों का आयरन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, मैंने लिखा था कि हर तत्व का आप लोगों का बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों अब क्या करें, इसको बैलेंस करना है तो इसके कुछ स्टेप बताऊं क्या मैं आपको। एक सोनू कुमार जी बोल रहे सर आज कुछ नहीं समझ में नहीं आया। अरे सोनू जी क्यों नहीं आया बताओ, बताओ कमेंट करके बताओ क्यों नहीं आया है। सोनू जी इतने प्यारे सोनू जी आपको क्यों नहीं आएगा। दोस्तों इसके कई तरीके हैं बैलेंस करने के। क्या तरीका है सर, दिमाग लगाते हैं। देखो राइट में 3 है तो इधर भी मैं 3 लगा दूं, इधर भी 3 लगा दूं तो आयरन का काम हो गया। ऑक्सीजन यहां पर 4 है, यहां पर कितने हैं, 1 ही है, तो अगर मैं यहां पर, अब देखो आप गलती से यहां पर 4 मत लगा देना क्योंकि आपने तो फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। कहां बैलेंस करने के चक्कर में, जैसे मान लो H2O है, एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है तो उसको यहां पर मत लगा देना, यहां पर आपने तो एक नया ही यौगिक बना दिया, अब वो पानी बचा ही नहीं, कुछ अलग ही सूत्र बना दिया आपने तो गलती ये मत कर देना। कहां समझ गए बात को। तो अब देखो आप लोग क्या करोगे, ऑक्सीजन राइट में कितने 4 है, तो 4 करने के लिए इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 4 है ना, ये H2O से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा ध्यान रखना। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 2 और 4 से मल्टीप्लाई कर लो 8 हो गया, जबकि यहां पर 2 था तो इधर 4 से करा दो। अब ये बैलेंस इक्वेशन है, अब ये संतुलित समीकरण है। तो आई होप आप लोगों को बैलेंस करना आता होगा, नहीं भी आता है तो मैंने आपको बताया कैसे करता है। लेकिन सर मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो स्टेप बताओ सर, जो कोई नहीं पढ़ाता। चलो आओ मैं आप लोगों को स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोगों को किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहला आप क्या कर दो, बॉक्स बना दो इसके आगे, सबके आगे बॉक्स लगा दो। सर ये तो बहुत आ गया, बहुत इजी है। क्या बॉक्स बनाना इजी है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते नहीं हो तुम। दोस्तों अब इस बॉक्स के अंदर कुछ चेंज मत करना। क्या कोई बता सकता है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि बॉक्स के अंदर कुछ चेंज मत करना। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आपने यहां पर अंदर को चेंज करने की कोशिश करी, मान लो O4 की जगह आपने O5 कर दिया, तो ये तो आपने नया ही पदार्थ बना दिया यार। तो आप सबसे पहले क्या कर दो, बॉक्स में बंद कर लो, अंदर नहीं छेड़ना, क्योंकि बहुत जने गलती कर देते हैं, बहुत जने गलती कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोग इन जो भी आपको है ना फॉर्मूला उसको डब्बे में बंद कर दो, अब अंदर को छेड़छाड़ मत करना आप लोग, ठीक है सर। बताओ सर स्टेप नंबर 2 अब आगे क्या करूं। देखो डब्बे में कर लिया ना, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, आप ये देखो कौन कौन से तत्व हैं। सर आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैंने सब यहां पर लिख दिया। देखो आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। लेफ्ट में देखो टोटल आयरन के एटम कितना है, 1 है। लेफ्ट में देखो हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं, 2 है। लेफ्ट में ऑक्सीजन के टोटल एटम कितना है, 1 है। राइट में देखो आयरन के टोटल एटम कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। आप मुझे खुद बताओ क्या ये बैलेंस है, क्या नहीं है सर। लेफ्ट में जितने हैं राइट में भी उतने होने चाहिए थे, सर नहीं है। तो आप मुझे बताओ किसको बैलेंस करने की जरूरत है, हाइड्रोजन को जरूरत है क्या, नहीं सर हाइड्रोजन तो बैलेंस है। क्या आयरन को बैलेंस करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल सर इसको और इसको बैलेंस करने की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता पड़ गया जीवन में करना क्या है। अभी तक तो आपको यही नहीं पता था मैं क्या करूं क्या नहीं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब क्या करो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूं स्टेप, जो मैं बता रहा हूं ना प्लीज फॉलो कर लेना, जीवन में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। दोस्तों सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए।
सर इसका मतलब क्या है? आप मुझे एक चीज बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा एटम किसके पास में? क्या H2O के पास में सबसे ज्यादा एटम है कि नहीं सर? इसमें टोटल 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का। क्या इसमें सबसे ज्यादा एटम है? क्या नहीं सर, इसमें तो 2 ही है। क्या इसमें है? क्या नहीं सर, इसमें तो 1 ही है। तो सबसे ज्यादा एटम किसके पास में है? Fe3O4। टोटल कितने एटम है? 7 है। 3 आयरन के हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं। दोस्तों बोलो हाँ या ना, तो बोलो यार, बोलते नहीं हो यार आप, बोलो बोलो। तो मेरी नजर सबसे पहले किस पे रहेगी? आपको सबसे पहले जो नजर डालनी है वो इस पे डालनी है जिसके पास में एटम सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहले जिसके पास में सबसे अधिक परमाणु है ना, उसको आप बैलेंस करो, चाहे वो इधर हो रिएक्टेंट में हो, अभिकारक में हो, चाहे प्रोडक्ट में हो। ठीक है, तो हमारी सारी की सारी जो नजर गई वो किस पे गई? इस पे गई, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एटम थे, सबसे ज्यादा परमाणु थे। ठीक है क्या? ठीक है, अब एक चीज आप करो, आप मुझे बताओ इसमें से भी सबसे पहले किसको बैलेंस करें? आयरन को करें या ऑक्सीजन को करें? आयरन के 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो सर सबसे पहले ऑक्सीजन को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? पहले ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लिया, सारा का सारा ध्यान ऑक्सीजन पे रहेगा। चलो मुझे बताओ ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है? अरे ऑक्सीजन के लेफ्ट में एटम कितने हैं? लेफ्ट में 1 है, और राइट में कितने हैं? राइट में कितने ऑक्सीजन के? 4 है। दोस्तों आपने सोचा क्यों हम लोग सबसे ज्यादा वाले को ले रहे हैं? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? इसके लिए हम लोग एक छोटी चीज करते हैं। ठीक है, हम लोगों को यह पता है यार, लेफ्ट में ऑक्सीजन का 1 एटम है, वहां पर ध्यान दो इक्वेशन पे, मेरे को मत देखो, इधर ध्यान दो। इधर लेफ्ट में 1 है, राइट में 4 है, यानी जरूरत तो है बैलेंस करने की। ठीक है, तो अब एक काम करो, बैलेंस करने के लिए क्या करें यार? राइट में 4 है, लेफ्ट में 1 ही है, तो क्या कर सकते हैं? डब्बे के अंदर कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, तो इसको 4 बनाने का तरीका एक ही है। इसको 4 बनाने का तरीका एक ही है कि यहां पर मल्टीप्लाई करिए। क्या और कोई तरीका है क्या? आप मुझे खुद बताओ, क्या और कोई तरीका है क्या? सर और कोई तरीका नहीं है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जो नई आपकी इक्वेशन आई वो ये आई क्या? लेकिन दोस्तों अब एक और चक्कर पड़ गया, सर ऑक्सीजन का काम हो गया, लेकिन सर अभी आयरन का काम बाकी है। ऑक्सीजन का काम कर दिया सर, आयरन का काम बाकी है। सर Fe का मतलब क्या होता है विजय जी? आयरन का जो आपका लैटिन नेम है वो है फेरस। ठीक है, इसलिए देखो यहां पर राइट में कितने हैं? 3 है, लेफ्ट में कितने हैं? 1 है। आयरन का भी गेम बजाना पड़ेगा ना, लेफ्ट में बेचारा कितने की कमी है? 1 ही है। तो दोस्तों क्या करूं? क्या मैं यहां पर ये लगा दूं कि अंदर? अरे ऐसा डब्बे के अंदर कुछ मत करो। चलो ठीक है, फिर तो एक ही तरीका है, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। लो, आयरन का भी काम हो गया। लेकिन हमने गलती कर दी, ऑक्सीजन को और आयरन को सेट करने के चक्कर में बेचारे हाइड्रोजन को डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, मना लो। कैसे मनाओगे? सर 4 दूनी 8 है लेफ्ट में, राइट में 2 ही है, तो क्या करो? अरे ऐसा डब्बे के अंदर कुछ मत करना, बाहर कर लो। ठीक है, तो इसको 8 बनाने के लिए मुझे यहां पर 4 से करना पड़ेगा। दोस्तों ये तरीका है बैलेंस करने का। मजा आया नहीं आया? मजा आया या नहीं आया बताओ? तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन आई वो आप लोगों की ये आएगी। आ गया मजा? तो आज की क्लास इतनी रखे दोस्तों। अगर सही में आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे साइंस मैग्नेट को 5 स्टार रेटिंग दे, लोगों को बताए इसके बारे में। देखो इतना तो काम कर ही सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में सही यूजर आप ही हो, है ना? तो 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों यूट्यूब पे भी मैं सेशन ले रहा हूँ, उसको मिस मत करें आप लोगों ना। छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रैक्टिस है। हालांकि आपका इससे मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, जनरल साइंस फाउंडेशन बैच 2024 जिसने ले लिया, जैसे आप ले लिए, आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर मैं आपकी यूट्यूब पे क्लास नहीं देखना चाहता, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन नहीं होगा क्या? 100% होगा, 20 में से 20 आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है प्रैक्टिस के लिए ले लिया करो, क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी आपके पास में भाई पढ़ना बुरा तो है नहीं, है ना? तो आप लोग वो कर लिया करो, ठीक है? तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल, ठीक है? तो कल हम ये कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो बैलेंस इक्वेशन आई वो ये आ गई। चलिए दोस्तों, आगे का बात करेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, वही सेम टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 1 बजे, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।